वेलकम इन निशांस डिजिटल। आज हम लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड का 10th का पेपर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारे पास है टेस्ट सीरीज के पेपर और ये है राजस्थान बोर्ड का पेपर। और टेस्ट सीरीज के ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि तीन माइनर थे और एक मेजर था, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन इस बोर्ड के पेपर में आपके मैच हो रहे हैं। एज इट इज क्वेश्चन जो है वो मैच हो रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं, जो मेजर क्वेश्चन है अपने पास, वो भी क्वेश्चन इसके अंदर एज इट इज आ रहा है, जो टेस्ट सीरीज में हमने दे रखा है। तो आज हम यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड का निशांस डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर पेपर। ठीक, तो देखो बच्चों, ये अपने पास इंस्ट्रक्शन हो गए और ये है अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 1 से आपको हर बार ये बताया गया है कि जो बोर्ड का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज आपकी ली थी और उसी के बेस पर बोला जाता है कि निशांस डिजिटल जो है एक तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। कैसे कि अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ही अगर ज्वाइन करते हो तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे अपना रिजल्ट जो है थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ओनली जिसके अंदर आपको 3 माइनर टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं और एक जो है मेजर। आगामी जो भविष्य में आपके जो पेपर होंगे निशांस डिजिटल से आप जुड़े रहिए, मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि ये जो अपने नंबर्स दे रखे हैं कि HCF ऑफ द नंबर 16 एंड 20, तो 16 और 20 के जो HCF होगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। और इसका जो HCF होगा बच्चों वो क्या होगा, देखो 16 के आप जब फैक्टर करोगे तो 16 के फैक्टर होंगे एक तरीके से, नॉर्मली मैं आपको बता दूं 4 into 4, और 20 के जब फैक्टर करोगे आप 5 into 4, तो 4 जो है आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, 4। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर, आपको ये बताना है कि इनमें से इर्रेशनल नंबर कौन से है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.5 जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। 0.5 के ऊपर बार लग रहा है, ये भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। बट ये जो है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग नहीं, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये सी ऑप्शन इसका सही है, जिसके अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रखा है कि ये जो आपका ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन द गिवन ग्राफ ऑफ y is equals to px will be। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन बताया गए हैं, मैंने खुद ने वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं, आप लोगों को बताया है कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 में से ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अपन को सीधा सीधा यहाँ पर क्या करना है, देखो आप ये जो है x एक्सिस यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बार इस जगह पे टच कर रहा है और एक बार यहाँ पर टच कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोस जो है यहाँ पर होंगे, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 होगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपन क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल बी। यहाँ पर जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर x जो है आपको दे रखा है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4, और ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y। इसको मैं अगर यहाँ पे सोल्व करके बताऊं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 19। ठीक है, किसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 19 माइनस 4। माइनस का था उधर जाके, तो इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 15 बचा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस तरीके से, माइनस का 3 नीचे जाएगा, कट जाएगा ये, और वैल्यू बनेगी क्या, इससे ये कटेगा माइनस के 5 टाइम। मतलब आंसर होगा अपना क्या, माइनस का 5। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीधा सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है कि द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP a प्लस डी a प्लस 2d, एक तरीके से ये क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर ये जो अपन को दे रखा है वो एक तरीके से क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है a1 a2 a3। इसका सम का फॉर्मूला देखना है अपन को। तो इसका सम का जो फॉर्मूला होता है ये रहा यहाँ पर, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 11, AP की फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको 11 and the 10th term is 20, then the sum of its 10 term will be। क्वेश्चन में पूछा है कि S10 क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है अपन से, और
दे क्या रखा है अपन को, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए दे रखा है इसका कितना, ए दे रखा है 11, ठीक है, एंड 10th टर्म मतलब A10 भी जो है वो दे रखा है आपको कितना 20। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसके 10 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा। तो यहां पे अपन इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में अपन को जो दे रखा है वो दे रखा था कि a इज इक्वल टू, तो दे रखा है कितना 10, A10 अपन को देखना होगा कि a प्लस 9d है ये, और पता करना है S10। ठीक है, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में a की जगह पर दे रखा अपन को कितना 11, यहां पर ये जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 11, A10 होगा अपना a प्लस 9d, और ये भी अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि 20, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 20 दे रखी है। ठीक है, तो यहां से पहले अपन क्या पता करेंगे, इसका डिफरेंस पता करेंगे। डिफरेंस जैसे यहाँ पर नहीं भी पता कर रहे तो ये n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला अपन जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे n की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर 10 लिखेंगे तो ये 10/2 हो गया, 10/2। उसके बाद a जो है वो कितना दे रखा था 11, प्लस ये जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 20। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसको यहां से अपन कट कर देंगे 5 टाइम, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 31, तो ये 5, ये 155। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है अपन को ये रहा यहाँ पर बी ऑप्शन के अंदर सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा था SN का, जिसके अंदर वैल्यू आएगी कितनी 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। देखो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसकी लाइन के क्या है पैरेलल है, और ये देखो यहाँ पर ये Z बन रहा है। ठीक है, ये अगर 58 है तो ये भी कितना होगा 58 होगा, तो एक एंगल तो अपने पास आ रहा है कितना 58। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है अपन से P कहां पर बन रहा है, P बन रहा है कहां पर, यहां पर, तो ये ट्राइंगल हो गया एक तरीके से, एंगल सम प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये तो 58 हो गया। दूसरा जो है देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पर ये वाला एंगल अपन को पता करना है, तो क्या करेंगे अपन 180 में से माइनस कर देंगे किसको, -118 को, ताकि अपन को कौन सा एंगल मिले, सेकंड वाला एंगल मिले। तो इसको माइनस करेंगे तो ये देखो 8 यहाँ पर से 10 हो गया, ये 2 बचा, यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 6 बचा, मतलब यहाँ पर ये आएगा कितना 62। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो गया 120 हो गया, मतलब ये वाला जो एंगल बचेगा, ठीक है 180 में से अपन इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये 60 बचेगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो अपना सर्कल होगा उस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। देखो यहाँ पर जैसे ये सर्कल है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक टेंजेंट तो इधर जाएगी, एक टेंजेंट इधर जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है अपन इस पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर 2 टेंजेंट जो है अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें बोल रखा है कि इन द गिवन फिगर, ये अपने पास फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर TP, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो TP है ये और ये पैरेलल सॉरी इक्वल होती है, 2 टेंजेंट आर द इक्वल इन द, ये वाला एंगल दे रखा है 125, ये अपन को पता करना है। तो इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है 180, तो 180 में से अपन माइनस कर देंगे, माइनस का 125। ठीक है, इधर 10 में से यहाँ 7 ले गया, 5 बचा, यहाँ पर ये 7 में से 2 गया, 55 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 55। देखो यहाँ पे तो 5 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 बचा, आंसर कितना आएगा 55। इन दोनों को ऐड करने पर वापस से क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। ठीक है, देखो ये 125 ऐड करोगे तो इन दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है 180 होता है। जैसे यहाँ पर ये 180 बन गया, एक इन दोनों का सम कितना होता है 180, ऐसे इनका ऑपोजिट का सम भी कितना होता है 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, is the coordinate of the midpoint of the line segment joining the point। जैसे ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं कि ये कोई पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एक तो 4 दे रखा है, एक माइनस का 1 दे रखा है, एक माइनस का 2 और एक माइनस का 3 दे रखा है। इनके अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इनके
मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का अपने पास क्या फॉर्मूला था, देखो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला जो अपन सीधा सीधा अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। तो x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 जैसे ये 4 है और यहाँ पर ये माइनस का 1 था, ये इधर माइनस का 2 और ये माइनस का 3 था, तो 4 माइनस का 2 अपॉन 2 करेंगे तो ये तो कितना जाएगा 2 अपॉन 2 मतलब 1 आ गया। मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो तो क्या हो जाएगा 1। ये माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस अप्लाई किया है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट में होता है y2, ये y2 प्लस y1 पर साइन का है यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक, तो माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन में 2, मतलब ये हो गया माइनस का 4 अपॉन 2, कट के क्या आ जाएगा माइनस का 2, मतलब वैल्यू आ रही है 1 और माइनस का 2। किस में है ये रहा यहाँ पर बी ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है। ओके, तो इस तरीके से अपन को मिड पॉइंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने थे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि sin a इज इक्वल्स टू 4/5 है, तो cos क्या होगा। ठीक है, तो देखो साइन क्या होता है। पहली बात तो जैसे ये पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले, जैसे कि आपने इस तरीके से सीखा है, तो इसके हिसाब से अपने पास जो साइन थीटा है वो है 4/5, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो क्या है इसका 4 और हाइपोटेनस है वो कितना है 5। तो ऑब्वियसली बात है बेस जो है वो क्या होगा ट्रिपलेट होगा। एमसीक्यू जब अपन सोल्व कर रहे हैं, नहीं तो अगर डिटेल्ड क्वेश्चन होता तो अपन जो है इसका बेस जो है फाइंड आउट करके बताते हैं आपको, पर जो है एमसीक्यू है अपन यहाँ पे सीधा इसको अपन इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन ए हो गया अपना 4/5, मतलब p और h हो गया, b कितना आ गया 3। अब cos जो होता है वो होता है b/h, तो b क्या है 3 और h क्या है 5। अब 3/5 कहां पर है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व हो गया। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। पेपर जो आपका आया है बहुत ज्यादा डीप में नहीं आया, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके उठ के आए हैं एग्जाम में। ठीक, तो जो है आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन में अपना जो सॉल्यूशन है, आपका जो पेपर कैसा क्या होगा, आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि a 1 मीटर लॉन्ग रोड इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री देन लेंथ ऑफ द शेडो विल बी। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो शेडो से रिलेटेड होते हैं और एमसीक्यूज में आते हैं, जैसे कि आपको पहले भी समझाया गया है। जैसे मान के चलो कि जैसे ये क्वेश्चन हो गया अपना इस टाइप का, ठीक है, ये होगी इसकी शेडो यहां तक, ये एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री। ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग रोड ये है, मतलब ये आपको पता करना है। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी रूट का 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा आपको क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, मतलब आंसर जो होगा वो क्या होगा √3 होगा। अब आपने ध्यान देना है कि 1/√3 नहीं लिखना है आंसर में, क्योंकि 1/√3 वैल्यू किसकी है p/b की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज 54, देन द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी। मेजर सेक्टर आपको पता करना है। जैसे मेजर सेक्टर क्या होगा, जैसे मान के चलो ये अपना सर्कल हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो माइनर सेक्टर है और इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 54। इस वाले पार्ट की वैल्यू दे रखी है 54, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 7। तो पता करना है कि ये बाकी का जो सेक्टर होगा वो कितना होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी देखो अपन कैसे पता करेंगे, यहाँ पर ये जो πr² है इसमें से माइनस करेंगे किसको 54। ठीक है, πr क्यों, पूरा जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा πr² और उसमें से ये वाला पार्ट अपन जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पाई की जो वैल्यू है वो है अपने पास 22/7, रेडियस दे रखी है 7 और ये 7 माइनस का 54। ठीक, अब इस 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 2 14 और ये 114, ये 154 ये आएगा 54, ये कट के क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 100। ठीक, तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा, अपना आंसर होगा कितना, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 100। ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट किया मैंने आपको समझाया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको वॉल्यूम बताना है, सॉरी
सरफेस एरिया बताना है किसका, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है क्या, सरफेस एरिया। तो ऑब्वियसली बात है सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बाय द वे आपने जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है वो है 4r क्यूब, अगर आप बी लिखा के आए हो तो वो गलत है। इसका आंसर क्या होगा, डी, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को दे रखा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड 1, साइड आपको दे रखी है कितनी, 1 दे रखी है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये 6 और साइड की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ऑब्वियसली बात है ये 6 into 1 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब जो आंसर है, अब यहां पर देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखे हैं दो ऑप्शन सेम जैसे, 6 जो है इसमें भी है बेटा और 6 इसमें भी है, पर आपको यहाँ पर क्या देखनी है, यूनिट देखनी है। तो आपने जो भी देखा, ठीक है, अब अपन मैच कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो अगर आपने इस ऑप्शन को देख लिया वो जल्दबाजी में तो वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, पूछा क्या है आपसे, सरफेस एरिया, और ये जो लगता है बेटा वो किस में लगता है, वॉल्यूम में लगता है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका क्या, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया जो हमेशा होता है वो किस में होता है, स्क्वायर में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन दे रखा है कि ये द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो इस पेपर में आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया होता मैं बता दूं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए वो आए हैं मोड से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कोई एवरेज बच्चा हो और एवरेज से बिलो भी हो तो भी वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड आए हैं, मोड से रिलेटेड। अब देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है अपने पास। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा सीधा देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, 16। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो 16 भी दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना था। 16 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो नंबर ऑफ होंगे वो अपन को बताना है, ना कि फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, 6 होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसका मीडियन क्लास क्या होगी। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। ये देखो इसका सीएफ नहीं निकालना आपको, सीएफ ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल रखा है। तो टोटल जो n की वैल्यू आ रही है बेटा, ये आ रही है n इक्वल्स टू कितना, 25। अब अपन क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो n/2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये 25/2 होगा। 25/2 होगा तो 12.5 आएगा। अब 12.5 से बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो 12.5 से बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां आएगी, इस वाले इंटरवल में आएगी। और क्वेश्चन में पूछा भी वही है कि द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि इसकी जो लोअर लिमिट होगी 20 to 30 में, तो आंसर कितना आएगा, 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द टॉस ऑफ अ कॉइन विल बी। देखो बेसिक सा क्वेश्चन था और हमने ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी दिया था। ठीक है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी से बेसिक जो क्वेश्चन है, जैसे कॉइन हो गया, डाइस हो गया, बेग वाले क्वेश्चन हो गए, सब आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, आपने मेहनत करी और बहुत अच्छा आपका पेपर गया भी होगा, आई होप, और बहुत अच्छा रिजल्ट आप भविष्य में देने वाले हैं निशांस क्लासेस को। तो आप देखते हैं आगे। क्वेश्चन में बोल रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन विल बी। मतलब ऑब्वियस बात है कि एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक, तो ये तो थे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट, 18 पार्ट थे। ठीक है, जो एमसीक्यूज में जो भी आपको लगे, आपने जितना मैच किया हो उसके हिसाब से सॉरी, आप जो इसको स्कोर कर सकते हो और देख सकते हो कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही निकले हैं। सॉरी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो अपना फिलअप का रहने वाला था। ऑब्वियसली बात है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। ये बच्चे अक्सर मुझसे बोला करते थे कि सर आप इतने हार्ड पेपर क्यों बनाते हो। बेटा पेपर हार्ड इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब आप बोर्ड का पेपर फेस करो तो आपको वो बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं लगे, क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन आप ऑलरेडी जो है अटेम्प्ट कर चुके होते हो। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर भी आप करोगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का कि सेम टू सेम, ये भी क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज के पेपर में था कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द हेज 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट कब होते हैं, जो 3 सिचुएशन थी। ऑब्वियसली बात है कि ये क्या हो गया कि b² - 4ac अगर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट होते हैं। मतलब आपका जो फिलअप होगा उसमें आंसर क्या लिखना है आपको,
b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4ap। वापस से जैसे इससे पहले फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि सम ऑफ n टर्म, इसी तरीके से यहां पर पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी nth टर्म क्या होगी। तो nth टर्म का फॉर्मूला है अपने पास an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और ये d। ये आपको जो है यहां पर आंसर में लिखना था। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन। मतलब जैसे मान के चलो ये कोई ट्राइंगल है और ये कोई दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये है क्या, सिमिलर। अब सिमिलर है तो इनकी जो साइड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी या प्रोपोर्शनल में होंगी। तो यहां पर ये होती है किसमें, प्रोपोर्शनल में। तो द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शनल। यहां पर लिखना था आपको इस तरीके से प्रोपोर्शनल। अगर आपने रेशियो भी लिखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, रेशियो में भी होती है वो, ठीक है, उसी को अपन प्रोपोर्शनल कह देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू क्या हो। ठीक है, एक क्वेश्चन स्किप हो गया। देखो इसके बाद ये है क्वेश्चन कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो यहां पर ये थ्योरम होती थी कि जैसे अपने पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई इसकी टेंजेंट है, तो यहां पर ये जो रेडियस है इसके साथ क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। क्वेश्चन में ये पूछा, देखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया रेडियस और ये हो गया टेंजेंट। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इस यहां पर आएगा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 60 ये क्या होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने जो है इसकी आइडेंटिटी लर्न करी हो, जिस तरीके से आपको क्लास में समझाया गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करना चाहो ऑब्वियसली बात है वैल्यू 1 आएगी। नहीं करना चाहो तो कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू रखो, कोट स्क्वायर 60 की वैल्यू रखो, कैलकुलेट करोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट में पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। कोई इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ये भी क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज के पेपर में से आया हुआ। देखो बेसिक क्वेश्चन थे, ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो भी आप करके आए हो आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है ये। इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4n एंड विद द डिजिट 0। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ऐसा होगा, वेदर इज एनी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अपन नो, इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, नो, ठीक है। आंसर में और जैसे अगर लिखना चाहो तो जैसे नो भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। और जो है ज्यादा आप लिखना चाहो तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये नो लिखिए, उसके पीछे रीजन लिखेंगे कि ये 4 पावर n है तो ये 2 into 2 पे पावर क्या लिखेंगे अपन, n लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो अपन से पूछा था, क्या पूछा था कि कंसीडर ए नंबर वेयर n इज नेचुरल नंबर वेदर द वैल्यू ऑफ n व्हिच एंड विद 0। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे नॉट एंड विद 0, ठीक है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ये लिख सकते हो, क्योंकि ये 0 पर एंड नहीं होगा। थोड़ा डिटेल में जाए तो 0 पर एंड कैसे होता है, देखो 6 पावर n का एक क्वेश्चन था अपने पास टेक्स्ट बुक में, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे 4 पावर n आ रहा है, ठीक है। तो 0 पर एंड कब होता है, जब फैक्टर होता है अपने पास किस तरीके से, इस तरीके से, पर अपने पास फैक्टर है इस तरीके के। तो इसका जो आंसर होगा अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि नो होगा, 4n को 2 into 2 पावर n लिख सकते हैं, नॉट एंड विद 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो एक्सप्रेस द नंबर 144 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्या करना है, 144 के क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। ये तो सभी बच्चों ने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा, बता देता हूं मैं।
144 है, इसको क्या करोगे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 72, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो 144 के क्या करने थे, फैक्टर करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन राइट द रिलेशन बिटवीन। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, आपने अभी तक नोटिस किया होगा एपी के दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन था अपना कि इक्वल रूट कब होते हैं, वो आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सरफेस एरिया ऑफ क्या कहते हैं स्फीयर वाला जो क्वेश्चन था वो भी फॉर्मूला बेस्ड था। मतलब अगर आप सिंपली फॉर्मूले भी रट के जाते हो वहां पे एग्जाम में तो भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मतलब कुछ मार्क्स तो ला ही सकते हो। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रिलेशन। तो रिलेशन में ये जो है आपका ये था ही सही, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू ये सी अपॉन ए। तो ये रिलेशन होता है जीरोस और उसके बीच में। तो ये सीधे सीधे 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आपको सॉल्यूशन में लिख के आना है। या देखो रिलेशन लिखना है तुमको बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो इक्वेशन बन रही है इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूं, आप मैच करना कि आप क्या करके आए हो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। दूसरी इक्वेशन है अपने पास क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब देखो जो भी सिंपलीफाई वाला मेथड है तो कौन सा मेथड यहाँ पे लगाएंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। सीधा सीधा आप क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, ये तो हो गया कैंसिल। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6x सॉरी x की वैल्यू आ गई कितनी 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसको आप पुट कर दो किसके अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दो। तो 1 में करोगे आप तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 मतलब 2। आपका जो आंसर होगा, आंसर हो गया क्या x इज इक्वल्स टू तो 3 है और y इज इक्वल्स टू क्या है 2। इस तरीके से आप फाइनल जो है उसको आंसर करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन था अपना कि ये जो एपी दे रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज हुज लास्ट टर्म इज 19। मतलब एपी की आपको क्या दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है और इस लास्ट टर्म की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन आपको इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। क्वेश्चन था अपना 1 3 5। ठीक है, और जो है लास्ट टर्म के लिए क्या दे रखा है 19 दे रखा है, यहां पर दे रखी है 19। अब इसके बीच में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी ये पता करना है। तो ये an का अपन फॉर्मूला लगा देंगे कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और ये d। तो ये तो दे रखी है 19 इज इक्वल्स टू a 1 हो गया प्लस n पता नहीं है माइनस 1। डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 3 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का सॉरी प्लस का 2 आएगा। तो डिफरेंस कितना आया 2 आ गया, तो यहां पर ये 2 लिख देंगे। अब ये इधर क्या हो जाएगा, देखो 19 माइनस 1 और ये n माइनस 1 और ये 2 इधर हो गया ये 18, ये 2 आएगा इधर डिवाइड में, n माइनस 1 ये इससे कटा 9 टाइम 9 प्लस 1 हो जाएगा ये 10। तो n की वैल्यू आई कितनी 10। ठीक है, मतलब जो है इसके अंदर कितनी ऐसी टर्म होगी 10 टर्म होंगी ऐसी। ठीक, क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो ऐसी कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर 10 टर्म होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ टू टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल बोथ विद सेंटर O इंक्लाइंड विद ईच अदर। देखो मैं क्वेश्चन बना के बताता हूं। जैसे ये अपना हो गया सर्कल, अब टेंजेंट है यहां से एक, तो ये हो गई इधर, एक हो गई इधर, ये हो गया अपना P पॉइंट, ये हो गया इधर A पॉइंट और यहां पर ये P पॉइंट। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ टू टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P ऑफ द सर्कल सेंटर, यहां पर ये इसका क्या सेंटर हो गया O, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये हो गया कितना 80 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
POA। देखो ये वाला जो एंगल है वो आपको पता करना है, तो ये वाला एंगल आएगा कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। देखो ये सा जो क्वेश्चन था शायद से MCQs के अंदर था अपनी जो बुक के अंदर, ठीक है, पर यहाँ पर जो है आपको दे रखा है किसमें, शॉर्ट आंसर टाइप में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 50 आएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे 50, तो इसको 50 लिखोगे क्या, जैसे आप जो भी लिख के आए हो कि एंगल P प्लस एंगल O जो है इनका सम होगा कितना, 180। तो पहली बात तो एंगल O जो है वो पूरा आपका कितना हो गया, 180 माइनस 80 मतलब कितने डिग्री का, 100 का। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मतलब ये लाइन उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब ये आपका आंसर आएगा कितना, सॉरी कितना आएगा, 50 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अब सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो गया, ये हो गया 7 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस ये 4 का स्क्वायर। देखो क्या करा मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर के फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू डाल दी। तो ये इसको क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे। तो 7 और 3 तो हो गया ये 10 का स्क्वायर प्लस 2 में से ये गया तो माइनस का 2 बचेगा, ये इधर हो जाएगा कितना 100, इधर ये हो जाएगा 4, मतलब वैल्यू आई कितनी 102। रूट के अंदर इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये था अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए और कोसेक ए प्लस सेक ए अपॉन कोस ए, इसका आंसर क्या आएगा। चलो इसको मैं सोल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन में था देखो साइन ए और कोसेक ए प्लस दूसरा है सेक ए और कोस ए, ये सेक ए और ये कोस ए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी क्या है, ये कोसेक है, तो ये कट जाएगा 1 आएगा। ऐसे इधर सेक को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, ये कोस है, तो इस कोस ए कट गया, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा कितना 2 आएगा। ये 1 प्लस 1 मतलब क्वेश्चन को जो सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा। सीधा सीधा आइडेंटिटी होती है। देखो कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पर ये साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, ये अपने 8.1 के अंदर फॉर्मूला होता था ऐसे। अब इसको आप इधर भी भेज दोगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे की वैल्यू आई 1, ऐसे इस पूरे की वैल्यू भी आएगी क्या 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7। मतलब आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है कि जैसे ये तो हो गया अपना क्या सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, ये इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। अब ये जो एक क्वाड्रेंट बन रहा है इस वाले पार्ट का आपको क्या पता करना है, इसका एरिया पता करना है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर, और साथ में ऐसे ये 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके लिखोगे तो भी वही बात है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको 90। तो पाई की वैल्यू हो गई कितनी 22/7, रेडियस दे रखी है 7 इंटू ये 7 इंटू थीटा की जगह पे क्या रखोगे 90 अपॉन ये 360। तो ये ऑब्वियसली कट के क्या आएगा 4 टाइम ही कटेगा, तो ये 7 से 7 कट गया, वैल्यू बच रही है 22 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इससे भी काट दो इसको 2 टाइम और ये 11 टाइम, मतलब ये आएगा 77/2। चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं अपन, या फिर जो है डेसिमल में भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया अपना क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोल रखा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कितनी 21, आर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, एट द सेंटर सॉरी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो आप यहाँ पर अपन को फाइंड आउट करनी है क्या, जैसे ये अपने पास क्या होगा, ये O हो गया, ये AB, आपको आर्क पता करनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है क्या कि ये पाई आर थीटा अपॉन 180, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में क्या करनी है अपन को, वैल्यू डालनी है।
तो क्या क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है 21 और थीटा दे रखा है 60। तो पाई तो हो गया क्या 22/7, रेडियस क्या थी 21 इंटू थीटा क्या था 60 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 180। ये दे रखा था, वापस चेक कर लेता हूं मैं 21 और 60, इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। देखो ये कैलकुलेट हो गया, 0 से तो 0 कट गया, 6 से ये 3 टाइम कटेगा, ये इससे 3 टाइम कटेगा, इस 3 से ये 3 भी कट गया, क्या बचा 22। मतलब अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो था 21 सेंटीमीटर और अपना जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 22। ये भी क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लगा है, आ रखा है मतलब ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, राइट द मॉडल क्लास ऑफ द वेट ऑफ दीज स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको क्या लिखना है कि जो मोड होगा उसका इंटरवल लिखना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट बिलो स्टूडेंट, राइट द मॉडल क्लास ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट। यहां से अगर आप देखोगे तो इसका क्या लिखना है, सिर्फ आपको मॉडल क्लास का इंटरवल लिखना है। तो देखो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 9 और इसका इंटरवल क्या है, इसका इंटरवल है कितना 60 to 70। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये फिर क्वेश्चन किसका आ गया मोड का, एक क्वेश्चन पहले आ गया, एक क्वेश्चन ये हो गया 2। और जब आप सेक्शन बी में जाओगे या सेक्शन सी में जाओगे और डी में जाओगे तो भी आपको मोड की क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलो तो इसका जो आंसर होगा वो 60 to 70 होगा ओनली। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इसका मॉडल क्लास क्या होगा, ओनली मोड नहीं पता करना आपको, सिर्फ मोड क्लास। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई क्लास है, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल, देन फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड। अब एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अपन को मीन फाइंड आउट करना है। तो देखो मीन कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं यहीं पे आपको इसका fx जो है पता करके बताता हूँ। स्पेस है मेरे पास, यहाँ पर इसका क्या पता करेंगे fx। तो ये टेबल को ऐसे बढ़ा देता हूँ मैं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहाँ पे चाहो तो आइए ऐसे लिख दो, ये क्या किसका फॉर्मूला हो गया, ये मीन का। इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर तो आ गया कितना 1, यहाँ पर आ गया कितना 4, यहाँ पर कितना जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5। ठीक है, इन सबको आप जब ऐड करोगे तो ये 20, तो ये हो गया और ये मिला के कितना हो गया 30। मतलब इसकी वैल्यू आ रही है कितनी 30। और सिग्मा एफ कितना है, इनको ऐड करना है एफ वाली फ्रीक्वेंसी को। तो 3 और 3 6, 6 और 4 10 अपॉन ये 3 आ गया इसका मीन। देखो 10 ही हो रहा है, 3 तो ये हो गया, यहाँ तक 7 8 9 और ये 10। मतलब सिग्मा एफ कितना है इसका 10 है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 30। 30 को डिवाइड कर देंगे 10 से, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था अपना, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा ओनली। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है कि ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, इसको आपके जीरोज फाइंड आउट करना है। रिलेशनशिप नहीं बतानी यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा को भी आप प्रूफ करो, नहीं, क्वेश्चन में जो पूछा है वही करना है आपको। देखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, इसके आपको क्या पता करने हैं, इसके जीरोज पता करने हैं। तो जीरोज पता करके बताता हूं मैं आपको। देखो इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर माइनस 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। ठीक है, इसके अपन को क्या पता करना है जीरोज, मतलब क्या करना होगा, इसको अल्फा और बीटा पता करना है। तो मिडिल टर्म से क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। अब 8 है, 8 के फैक्टर क्या होंगे 4 into 2। अब क्या लाना है अपन को, माइनस का 6 लाना है। तो माइनस 6 कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और ये प्लस का 8, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो माइनस 2 और माइनस 4, माइनस का 6 हो गया और माइनस 4 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ गया, x माइनस 4, माइनस 2 इधर से कॉमन आएगा तो ये x माइनस 4 बचेगा। फिर x माइनस का 4 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2। अब इसको कैलकुलेट करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा डेकोरेट करके आपको करना था ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई कितनी 4 और इधर x की वैल्यू आई कितनी 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन, ये एक तो अल्फा हो गया
अल्फा इज इक्वल्स टू 4 हो गया और ये बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। तो ये हो गया इसके 0। ठीक है, इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन सोल्व करना था। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। अभी कल ही बच्चे डाउट के लिए आए थे, मैंने पूछा बोला भी था, मैंने कहा ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी जो है सेम इसी पर बेस्ड है। आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए इसको। क्वेश्चन में बोल रखा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं नंबर की। देखो नंबर जो होगा, नंबर हो गया अपने पास इस तरीके से होता है, ये 10x प्लस y, ये तो हो गया आपका नंबर। इसको आप जब रिवर्स करोगे तो ये 10y प्लस क्या हो जाएगा x, और ये किसके इक्वल है 66 के इक्वल है। एक इक्वेशन तो पहली बनेगी कहां से, यहां से, एग्जांपल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये तो हो गया कितना 11x प्लस ये हो जाएगा इधर 11y इज इक्वल्स टू कितना 66। 11 जो है वो कॉमन ले लिया, x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 66, और ये इससे कट जाएगा तो क्या बनेगा ये x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन तो ये यहां से आ गई। ठीक है, पहली जो लाइन बोल रहा था। सेकंड लाइन में बोल रखा था कि एक्सप्रेस द प्रॉब्लम एज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं खुद सोच रहा था कि मैंने कहा और ज्यादा बहुत आगे करवा रखा होगा, नहीं करवा रखा है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। देखो x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, सीधा सीधा यही करना है आपको। ठीक है, वापस से पढ़ो। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66। ठीक है, इसकी अपन को क्या करनी है इक्वेशन। अभी जैसे एग्जांपल में था तो पूरा करवा रखा था, पर देखो यहाँ पे 2 नंबर का अपना क्वेश्चन था, तो इसमें सिर्फ आपको क्या बनानी है इक्वेशन। पेपर जो इतना ज्यादा लेंथी नहीं था। ठीक है, पेपर को बहुत जो है शॉर्ट किया गया, क्योंकि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका टाइम पे कोर्स पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस सिचुएशन में पेपर सबके हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उसको आपको जो है सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। क्वेश्चन में पूछा है इवन नंबर का। अब इवन नंबर कौन कौन से होंगे भैया, ये हो गए अपने पास 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, इसका क्या पता करना है आपको, सम पता करना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ, ये 2, 4, 6, 8, 10 ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना है 15। ये Sn का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो ये हो गया अपना n/2, ये 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो n की जगह पर तो हो गया कितना 15 अपॉन ये 2, ये 2 a की जगह पर भी लिखेंगे 2 प्लस n की जगह पर 15 माइनस का ये 1, और d की जगह पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब किसी की इच्छा और यू की सर यहाँ 0 क्यों नहीं लिखा, 0 नहीं लिखेंगे भैया। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर जो है कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 0 से। तो ये कितना हो गया देखो 15 अपॉन 2, ये 2 2 जा हो गया इधर 4, प्लस यहां से क्या बचेगा 14 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये 15 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा इधर 32, इस 2 से काट दो इसको 16 टाइम, मतलब 15 इंटू 16, और जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सम जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से निकालना अपन को। अब आता है पर क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि ये जो डायग्राम दे रखा है आपको, इसके अकॉर्डिंग क्या पता करो आप एडी। तो इसमें यहाँ पर एडी देखो कहां बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, मैं सीधा सीधा आपको रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ। बुक का क्वेश्चन है x अपॉन ये 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन ये हो गया 5.4। इसको जो है आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इनके डेसिमल हटा देता हूं, और थोड़ी देर के लिए क्या हटा ही देता हूं। तो x ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.2 इधर, ये इससे कटेगा कितनी बार 3 टाइम, ये इधर जाएगा 3x हो गया इधर, ये 7.2 हो गया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 7.2 अपॉन क्या होगी 3, तो ये हो गया 2.4। ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी 2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये ऐसे इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 72 है, ये इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 6, ये 1 और 2 4, 2.4 ये है।
ठीक है, तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.4। बुक का क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट में बोल रखा है कि प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर एंगल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो एक तरीके से ये चैप्टर 10 का अपना क्वेश्चन जो है वो थ्योरम बेस्ड है। थ्योरम बेस्ड कैसे, देखो क्या कह रहा है कि एक तो ये सर्कल है, ठीक है, और एक ये दूसरा सर्कल, ठीक है, और ये इसको ऐसे टच कर रहा है। अभी अपन ने पढ़ा था, देखो देखो ये ऐसा क्वेश्चन था, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो टोटल ये भी क्या होता है 4। ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। ये आपको ऐसे नहीं बताना कि ये ऐसे है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो ये इस तरीके से एक डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। देखो ये हो गया अपने पास सर्किल और एक ये हो गया दूसरा सर्कल। यहाँ पर ये इसकी टेंजेंट हो गई, ये इधर इसको ज्वाइन करेगा, एक इसको ज्वाइन करेगा, ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, इधर B पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये P पॉइंट हो गया। आपको ये बताना है कि ये जो AP है वो इक्वल होगा किसके, इस BP के। ये अपन को प्रूफ करना है, टू शो, ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बोल रखा है कि ऐसा होता है, बाइसेक्ट करता है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, अब यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ये OPA और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल OPB। इन ट्राइंगल के अंदर अपन लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, जैसे देखो ये तो पता है अपन को कि ये इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर होती है इसके। इससे पहले भी अपने पास क्वेश्चन में आया था। तो RHS रूल अपन यहाँ पे इसके अंदर लगाएंगे। RHS के अंदर क्या होगा, जैसे एंगल P जो है क्या नाम हो जाएगा, OPA। ये इधर एंगल OPA जो है, एंगल OPA इक्वल होगा किसके, एंगल OPB के। तो ये तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री हो गया ये तो, ठीक है। अब 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, तो ये OA जो है वो इक्वल होगा किसके, OB के, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये क्या होती है इसकी, ये होती है इसकी रेडियस, और रेडियस क्या होती है इक्वल, मतलब ये क्या हो गया अपना H हो गया, बच रहा है क्या S। तो ये जो OP है वो इक्वल हो जाएगा किसके, OP के, और ये क्या हो गई इसकी कॉमन, ठीक है। इसको अपन क्या लिख देंगे, ये कॉमन। अब कॉमन होगा इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये R हो गया पहले, H हो गया, और ये क्या आ जाएगी यहाँ पर S। तो बाय RHS रूल अपन यहाँ पे ये लिख देंगे कि बाय ये RHS रूल, ये जो ट्राइंगल था अपने पास कौन सा, OPA जो है ये सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल OPB के, और ये जो AP है वो इक्वल हो जाएगा किसके, PB के, बाय CPCT। ये अपन को इसके प्रूफ में इस तरीके से लिखना। आई होप आपने इस तरीके से कुछ किया होगा। चलो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q। P और Q दे रखे हैं, इसका एक तो आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और इसके बीच में आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी PQ की। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके सॉल्व करके बताता हूँ कि जैसे ये अपनी कोई लाइन हो गई, जैसे ये P पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये Q पॉइंट हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 8 और 10। ये वाला कोऑर्डिनेट तो है अपने पास 8 और 10, और Q वाला जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है अपन को 6 और 8, ठीक, 6 और ये 8। तो पहली बात तो इसका मिड पॉइंट पता करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये O जो है इसका मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि इस तरीके से लिख देंगे कि लेट O be the midpoint, let O be the ये midpoint of PQ, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे इस तरीके से x और y की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप कि जो x होगा वो इस तरीके से लिखेंगे अपन कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये जो y होगा वो इस तरीके से लिखेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज अपन को डालनी है, वैसे भी पॉजिटिव वैल्यूज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 8 प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 14 अपॉन 2, मतलब क्या आ गया 7, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू है y1 प्लस y2, मतलब ये हो गया अपने पास 10 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 2, मतलब क्या आ गया 9, ये कट गए। तो कोऑर्डिनेट O के जो होंगे x और y की फॉर्म में वो क्या होंगे 7 और 9। तो ये तो हो गया इसका मिड पॉइंट,
अब क्वेश्चन में पूछा था कि इनके बीच के डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू अगर अपन पता करेंगे तो देखो क्या होगा ये, ठीक है, जैसे ये पी क्यू था, ये पी और ये क्यू, पी के पॉइंट थे, क्या थे पॉइंट 8 और 10, और क्यू था इधर 6 और 8, यही था 6 और 8। अब इनके बीच की क्या पता करनी है अपन को, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ये पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू क्या करनी है अपन को, कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगा इसमें देखो, ये हो जाएगा 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 का स्क्वायर। 6 माइनस 8 करोगे तो क्या होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, इधर भी क्या आएगा 4, ये रूट के अंदर क्या आया 8 आया, मतलब इसको क्या लिखेंगे अपन 2√2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच की जो डिस्टेंस है इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि देखो 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 tan 45 अपॉन में है 2 sec 60, तो इसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से पहले इनकी वैल्यूज अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या क्या था क्वेश्चन में, एक तो है 2 sin स्क्वायर 30, क्या है 2, यहां पर है ये sin स्क्वायर 30 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है अपने पास 4 tan 45, ये 4, ये 10 और ये इधर 45, ठीक, अपॉन में है कितना 2 sec स्क्वायर 60, ये 2 sec 60 ना कि स्क्वायर, ठीक है, ओनली 60 है, मतलब इसको अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इधर वैल्यू लिखता हूँ अलग से, यहाँ पर कि साइन जो 30 होता है वो तो होता है 1/2, ठीक है, और tan 45 होता है कितना 1, और sec 60 होता है कितना, ये होता है 2, ठीक है, क्योंकि साइन 60 जो है किसका उल्टा होगा, सॉरी sec 60 cos 60 का होगा, cos और sin एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये 2 sin की जगह पर ये आ गया 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये 1 अपॉन में ये 2 sec 60 की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये 2 आ रही थी। इसको अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करना है तो देखो ये क्या होगा कि 2 तो एज इट इज रह गया, ये 2 तो हो गया एज इट इज, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 अपॉन में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, इसको कैलकुलेट करना है। ये इससे गया 2 टाइम, मतलब 1/2 प्लस 4 अपॉन में 4, इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करना है तो देखो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 2, यहाँ पर है ये 1 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या है ये 4। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 9/2 अपॉन में है ये 4, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 4/1, तो ये 1/4, मतलब टोटल क्या बन जाएगा ये 9/8 बन जाएगा, 4/1 का 1/, देखो इसको क्या करते हैं मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है इसको। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बुक का ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर रखी है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by mean of a 5 meter long rope। देखो जैसे इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन हो गया, ये एक स्क्वायरिक फील्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है फोर्स को टाई कर रखा है और इसकी जो लेंथ है ये इस वाले पार्ट पे ये मूव कर सकता है। तो रेडियस तो है कितनी अपने पास 5, और थीटा जो होगा, थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अपन को फाइंड आउट करना है क्या है इसका सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें थीटा अपन क्या लेंगे 90 और रेडियस क्या लेंगे 5 लेंगे। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करके देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये देखो पाई r² थीटा अपॉन 360,
तो पाई की वैल्यू तो वही 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी 5 इंटू 5 इंटू थीटा कितना था 90 अपॉन में क्या होगा ये 360। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा कितने टाइम 4 टाइम। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, ये इससे कटेगा 2 टाइम और ये इधर कटेगा 11 टाइम, मतलब 11 इंटू 25 अपॉन क्या हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की जो कैलकुलेशन है, जैसे कि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे 11 से, तो ये 11 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया किससे 25 से, तो 5 7 275 अपॉन 44। ठीक है, आगे इसको अपन डेसिमल में निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि कभी कभी क्या होता है इससे पाई की वैल्यू नहीं लिखनी होती है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे तो इसको अपन पाई के फॉर्म में भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये आर की जगह पे 5 इंटू 5 इंटू थीटा क्या था 90 और ये इधर कितना था 360 और ये पाई को मैंने पाई रखा, ये इससे कटा कितनी बार 4 टाइम, तो 25 पाई अपॉन क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 25 इंटू 4, चाहो तो इसको और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पर यहाँ तक ही ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 अपन लास्ट में भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा दे रखा है इसका अपन को क्या पता करना है, मीडियन पता करना है। तो मैं मीडियन आपको यहाँ पे पता करके बताता हूँ। जैसे टेबल है अपने पास, ये इस तरीके से टेबल दे रखी है, यहाँ पर x दे रखा है, f दे रखा है, यहाँ पर इसका क्या पता करना पड़ेगा CF। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इससे सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ है शायद। ठीक है, तो जिसके अंदर जो डेटा दे रखा है, देखो क्या है x 20 25 30, यहाँ पर इसके अंदर 5 का डिफरेंस दे रखा है। देखो 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है और ये 45 है। तो ये तो हो गया अपना क्या x। अब f के बारे में क्या क्या बोल रखा है, देखो f में बोल रखा है 2 8 12, तो एक तो क्या 2 8 हो गया, यहाँ पर ये 12 हो गया। आगे बोल रखा है 10 6 और 2, ये 10 6 और 2, तो CF तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि n चाहिए। अनग्रुप्ड डेटा जो है उसका अपन CF जो है इस टाइप से पता करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 का 2 आ गया, CF तो वही निकालेंगे जैसे निकालते हैं, ये 8 हो गया, 2 और 8 हो गया, यहाँ पर ये 10, ये इधर हो जाएगा 22, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 32 और ये 6 38 और ये इधर करेंगे 2 को 8 तो ये हो जाएगा 40, मतलब n की वैल्यू आ रही है कितनी 40। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो n/2 लिखेंगे, n/2 लिखेंगे तो ये 40/2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 20। अब 20 से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, देखो यहाँ पर ये है 22। ठीक है, तो इसकी जो मीडियन होगा, मीडियन होगा इसका कितना 30, तो ग्रेटर देन 220 लिखेंगे तो 22 हो गया, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, यहाँ पर 30 आ रही, तो आंसर क्या होगा इसका 30 आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर 3 तो जो है वो ब्लू बॉल्स हैं और 2 जो है वो व्हाइट बॉल्स हैं और 4 जो है वो इसमें रेड बॉल है, तो टोटल तो कितनी हो गई, देखो 9 बॉल्स हो गई। ठीक है, टोटल कंडीशन क्या होगी 9। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इफ द मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मार्बल इज व्हाइट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट जो है वो तो क्या होगी 2/9। ठीक है, और नॉट व्हाइट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट को अपन ऐसे लिख देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 9 में से आप 2 हटा दो, या फिर इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो ये 1 - 2/9 भी लिख सकते हैं। तो ये 9 - 2/9 मतलब क्या हो जाएगी, ये 7/9। ठीक है, तो एक का आंसर तो आएगा 2/9 और एक का आंसर आएगा 7/9। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये भी बुक का क्वेश्चन है। देखो जो बोर्ड का आपका पेपर बनाया गया है सब बुक में से आया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के सेक्शन ए के अंदर जो छोटे क्वेश्चन है उनको सिर्फ हटा दो आप, बाकी का सब जो है बुक में से ही आया और आना भी चाहिए। देखो
तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, देन फाइंड। तो किस तरीके से अपन फाइंड करेंगे, देखो जैसे लेट इंटीजर b, इस तरीके से लिख लेते हैं अपन, लेट इंटीजर b, एक तो हो गया x और दूसरा क्या हो गया x प्लस 1। तो क्या क्वेश्चन में बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इनका क्या करना है अपन को, प्रोडक्ट। तो ये x और x प्लस 1, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के। तो ये 306 के इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का क्या हो जाएगा, ये इधर 306 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपन को मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, तो ये जैसे 306 है, इसको पहले फैक्टर करें तो 2 से जाएगा ये 153 टाइम, 153 टाइम जाएगा। ठीक है, अब ये किसी से कैलकुलेट होगा क्या, 3 से होगा 3 से, 3 से ये हो गया 5 टाइम और ये 1 टाइम, फिर ये 3 से होगा। 3 की टेबल में 51 आता है क्या, 30 और 21, देखो 30 और ये 21, तो 10 बार, ये 7 बार, 17 टाइम है। फिर 17 से ये जाएगा 1 टाइम, तो ये हो गया अपने पास फैक्टर। अब यहाँ पर क्या चाहिए, देखो अपन को प्लस का 1 चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो इसको 3 3 जा 9, यहाँ पर ये जो था 3 और यहाँ पे ये 3 3 जा तो 9 और ये 2 18, मतलब इसको अपन स्प्लिट करेंगे 18x माइनस 17x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये इधर x स्क्वायर और ये माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, देखो तो क्या होगा, ये x तो कॉमन आ गया, तो x प्लस 18 माइनस 17, तो यहाँ से भी ये x प्लस 18 ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 18 तो एक नंबर हो गया जो कॉमन है, और x माइनस 17 दूसरा नंबर हो गया जो कि कॉमन के अलावा नंबर बच रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इन दोनों को अलग अलग अपन 0 के इक्वल करेंगे, तो अपना x जो है वो क्या होगा, x प्लस 18 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आएगी माइनस का 18, और x माइनस 17 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आएगी कितनी, 17। अपन इसको लेंगे, इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि अपन से पूछा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो एक जो वैल्यू है वो तो क्या होगी, x तो क्या हो गया 17 हो गया, दूसरा क्या था x प्लस 1 था, मतलब ये क्या हो गया 17 प्लस 1 मतलब 18, मतलब अपने नंबर क्या होंगे 17 और 18 होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपने पास कि इसको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। और वर्टिसेस जो है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, तीनों साइडें क्या आनी चाहिए, इसकी इक्वल आनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बना के बताता हूँ कि जैसे मान के चलो कि ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब इसके जो वर्टेक्स अपन को दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, देखो एक तो है माइनस का 2 और 0, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं A से। तो ये तो हो गया माइनस का 2 और 0, दूसरे में था शायद से 2 0, और थर्ड वाले में जो था वो क्या था, थर्ड वाले में था 0 और 2 रूट 3, ये 0 और यहाँ पर ये 2 रूट 3। ठीक है, अगर अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे लिखेंगे कि if ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, तो क्या होगा, ये जो AB है वो इक्वल होगी किसके, BC के, और ये इक्वल होगी किसके, AC के। ठीक है, ये तीनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। अगर ये इक्वल आ रही है, इसका मतलब अपन कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको अपन को प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसकी साइड अपन निकालेंगे AB, जैसे ये रूट के अंदर अपन इसको निकालेंगे तो x2 माइनस x1 होता है, तो यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो जैसे ये x2 माइनस x1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इधर तो 0 माइनस 0 ही आएगा, मतलब ये क्या आ गया, रूट के अंदर 4 हो गया, इसका स्क्वायर मतलब वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। मतलब AB जो है उसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब ऐसे किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, BC की डिस्टेंस निकालेंगे। अब BC की डिस्टेंस निकालेंगे तो B और C को लेंगे, इन दोनों को,
तो यहाँ पर ये 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 ये इसका स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 2√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 होएगा, प्लस यहां पर इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 3 12 होएगा, ठीक है। 4 इंटू 3 12 हो गया, ये रूट के अंदर है तो ये फिर रूट के अंदर क्या हो गया 16, मतलब ये भी क्या आ गया 4 आ गया। मतलब AB और BC जो है वो तो क्या आ रहा है 4 4 आ रहा है। अब बात करते हैं अपन AC की, तो AC की भी बात कर लेते हैं। AB हो गया, BC हो गया, AC को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो AC ये रहा यहाँ पर, तो ये रूट के अंदर जैसे इसको इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये 2√3 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। इसमें भी मैंने क्या लगा दिया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आएगी, यही आ रही है, इधर 2 का स्क्वायर आएगा प्लस ये 2√3 का स्क्वायर आएगा इधर यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर तो रूट के अंदर क्या हो गया ये 4 प्लस ये भी क्या हो गया 12, ठीक है। वापस से उसी टाइप की वैल्यूज आ रही है, तो उसी टाइप की वैल्यूज आ रही है तो रूट का 16 होगा और रूट का 16 होगा तो 4 आएगा। इसका मतलब इनकी चारों की जो डिस्टेंस आ रही है, मतलब तीनों की, वो कितनी कितनी आ रही है 4 4 आ रही है, 4 4 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर कह देंगे, लास्ट में लिख देंगे अपन इस तरीके से कि ये AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो ये क्या होगा ये हेंस ABC इज इक्विलेटरल, ठीक है। इस तरीके से अपन लास्ट में लिख देंगे कि ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऐसे इसको प्रूफ करना है अपन। चलो आगे आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखो क्या बोल रखा है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बुक के थे, ये एग्जांपल में है और ये जो ऑप्शन में जो आ रहा है। अब सेक्शन इसके अंदर देखो ये जो भी क्वेश्चन थे सी सेक्शन वाले सब ऑप्शन में थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन करके देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो रूट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है कि 1 माइनस कोस एक्स। रूट के अंदर लिखा हुआ है क्या, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स है या थीटा है, ए है सॉरी। तो 1 माइनस कोस ए अपॉन ये 1 प्लस कोस ए, ठीक है। इसके इक्वल में अपन को जो दे रखा है वो दे रखा है कोसेक ए माइनस कोट ए। इसके इक्वल में लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस कोट ए, ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको क्या करना होता है, देखो रेशनलाइज करना होता है। माइनस ऊपर ही है और प्लस वाला जो है नीचे है। तो ये 1 माइनस कोस ए अपॉन ये 1 प्लस कोस ए, तो इसको रेशनलाइज करेंगे अपन। तो ये किससे होगा 1, देखो जो भी साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन से अपन को इसको रेशनलाइज करना होता है सॉरी। तो 1 माइनस कोस ए, इससे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर दिया, ठीक। अब क्या करना होगा, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू बन रही हो तो दोनों सेम है। तो ये 1 माइनस कोस ए जो है ये तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर जो आ रही है वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक बार किस में होता है प्लस में और एक बार काय में होता है माइनस में। ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, ये इस तरीके से अपन ये इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होगा देखो अब जो होगा देखो क्या होगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो ये रूट के अंदर ये 1 माइनस कोस ए जो है इसका स्क्वायर है ये ऐसे, तो ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको फिर आगे जाके क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर, और 1 माइनस कोस को क्या कहते हैं साइन स्क्वायर ए कहते हैं। अब दोनों पे से क्या कर देंगे स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बनेगा ये 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन। दोनों में से रूट क्या हो गया हटा दिया और स्क्वायर जो था वो भी हट गया। अब इसको लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा
1 अपॉन साइन ए हो गया एक तो, और माइनस दूसरा क्या हो गया कोस ए अपॉन साइन। अब 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं अपन, कोसेक, तो ये तो हो गया कोसेक ए, माइनस कोस अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, कोट है। लाना क्या था बताओ, लाना क्या था, लाना यही था, ये रहा यहाँ पे कोसेक ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये लाना था, यही अपने पास सोल्व में आ रहा। ठीक, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a, एक लाइन तो ये हो जाएगी। ऐसे इधर इसको करोगे आप तो कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a और ये सेक a, ये हो गया। अब जिसमें क्या होगा देखो, ये और ये दोनों मिला के तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है। और ये तो कट ही जाएंगे, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। ये साथ में इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कोसेक को क्या लिख सकते हैं अपन, उधर जाके चेंज करेंगे तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और एक दूसरा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देखो कोसेक को तो कोट में चेंज कर देंगे, ये जो दे रखा है कोसेक, और ये सेक को जो है टेन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये सारा मिला के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके था, एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता ही दिया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 17 वाला, अब देखो फिर वापस जैसे ये 17 है, एक में तो अपन को क्या पता करना था, ये रहा, एक में तो पता करना है अपन को मीन, ये बुक का क्वेश्चन है एज इट इज, और दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये रहा, इसका मोड का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मोड का क्वेश्चन जो है आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि मोड में क्या होगा ना, तो टेबल के अंदर अपन को कुछ करना, ठीक है, और सीधी सीधी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। देखो क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी, ये 45, तो ये सारी जो वैल्यूज जो है वो क्या देगा, ये 45 वाली जो है वैल्यूज देगी। मतलब क्या क्या चाहिए होता है देखो इसके अंदर, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं। देखो L चाहिए अपने को, एक तो क्या चाहिए, L प्लस ये फॉर्मूला हो गया अपने पास कि F1 माइनस F0 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और साथ में यहाँ पर क्या आता है, H भी आता है। अब ये जो वैल्यूज हैं वो कहां से लाएंगे अपन, इस टेबल से लाएंगे। तो मैक्सिमम कितना था इसके पास, ये रहा यहाँ पे, इस 45 से वैल्यू आएगी, तो L तो कितना हो गया 300, ये जो होगा वो क्या होगा F0, ये होगा क्या F1, और ये होगा क्या F2, ठीक है। तो इसमें अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो L क्या हो गया देखो 300 प्लस F1 45 माइनस F0 मतलब 30 अपॉन यहाँ पर ये 2 F1 मतलब ये 45 माइनस 30 माइनस 35, ठीक है। साथ में यहाँ पर इनके बीच का गैप जो है वो कितने का है, 100 का है। तो इसको क्या करना है अपन को, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 45 में से देखो 15 बच जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आगे तो कैलकुलेशन है। मेन जो है आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो F1 F0 और F2 होता है वो किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला अभी मैंने बताया ये वाला इस तरीके से, ठीक। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में क्या बोल रखा है कि एक द शेडो है of a tower standing on the level ground become 40 meter more than longer when the angle of the elevation of the sun reduced from 60 degree to 30 degree, then find of the tower। देखो इसका मैं डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये इस तरीके से इनके एंगल बना रखे हैं, तो ये शेडो जो थी पहले कितनी तक, ये 60 और ये 30, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड बिकमिंग 40, ये 40 दे रखी है, ये वाला पार्ट अपन को पता नहीं, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बिकम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो रिड्यूस होके कितना हो गया, पहले 60 था फिर कितना हो गया 30 हो गया। तो उस सिचुएशन में ये हाइट ऑफ टावर, मतलब ये पता करना है अपन को। जैसे ये ट्रायंगल हो गया अपने पास ABC, इस क्वेश्चन को अपन को कैलकुलेट करना है। चलो मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेट करके। तो जैसे ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर ये 60 डिग्री था पहले, फिर ये बाद में क्या हो गया 30 हो गया रिड्यूस होके, यहाँ पर ये इसकी शेडो ये है, ये एक्स है, ये हो गया इधर यहाँ पर ABC,
ठीक है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो इन ट्राइंगल देखो, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल दे रखा है अपना, इस ट्राइंगल के अंदर क्या लिखेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो टेन थीटा होता है अपने पास कि ये होता है पी अपॉन बी। अब टेन थीटा जो है, टेन तो है कितना 60, पी अपन को पता है ही नहीं, और बी जो है उसको अपन क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ये p अपॉन x, मतलब p क्या हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये यहां से बन गई अपने पास। आ रही बात समझ में। अब जो दूसरा पार्ट है जिसमें अपन क्या लिखेंगे, ए बी डी लिखेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी में वापस से वही क्या आएगा, टेन थीटा, जो कि क्या होता है p अपॉन b। अब टेन कितना आएगा इस बार, 30 डिग्री, p तो p है जो था, परपेंडिकुलर दोनों सिचुएशन में क्या है, सेम ही, ठीक है। अब की बार बेस जो है वो क्या होगा, x प्लस 40 होगा। अब रूट 10 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3 होता है, इज इक्वल्स टू p को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से ये जो p था यहां से लिख सकते हैं अपन क्या, √3x अपॉन में क्या है ये x प्लस 40। अब इसको कैलकुलेट करना अपन को, तो इसको कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो ये x प्लस 40 तो जाएगा इधर, इज इक्वल टू ये मिला के क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। तो 3x, ये x उधर गया, ये इधर हो गया कितना 40, तो 2x इज इक्वल टू 40 है, मतलब x की वैल्यू आएगी कितनी 20, ठीक है। मतलब उसकी जो शेडो थी वो कितनी थी 20 थी, फिर बाद में कितनी हो गई 40। तो दो चीजें पूछी है अपन से क्वेश्चन में, ठीक है। एक तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये पता करना था क्वेश्चन में, द शेडो टावर स्टैंडिंग द बिकम मोर लॉन्गर देन एलिवेशन देन एंड रिड्यूस फ्रॉम 60 टू 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर पता करनी थी, तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 20, तो p को अपन ने क्या माना था, इसको अपन पुट कर देंगे, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब p जो है वो क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है वो भी किसका था, अपने बुक का ही क्वेश्चन है, फ्रॉम द एग्जांपल है, और ये देखो एक पुल बना हुआ है इस तरीके से कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस द रिवर द लेंथ ऑफ डेप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ, इस टाइप से होगा कि जैसे यहाँ पर ये ब्रिज हो गया, तो एक साइड तो इधर और ये इधर, ठीक है। इसकी जो ब्रेथ दे रखी है, एक साइड डिप्रेशन एंगल है इस टाइप से, तो ये इस टाइप से एंगल हो गया, एक तो 30 हो गया, एक तरीके से हो गया 60। तो इफ बोल रखा है क्वेश्चन में, इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, ये 3 दे रखी है, तो ये और ये अपन को पता करना है, रिस्पेक्टिवली इफ द एट द हाइट ऑफ देन द विड्थ ऑफ द रिवर, ये वाला पार्ट जो है अपन को पता करना है, ठीक है। बुक का ही क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जांपल में। चलो एक पार्ट मैंने सोल्व करा दिया, इसको आप देख लो। चलो नेक्स्ट है अपने पास कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब दे रखा है, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 14 सेंटीमीटर का अपना क्या है, एक ब्लॉक दे रखा है। Such the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखो क्या था क्वेश्चन में, बताता हूं आपको। क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है अपन को एक क्यूब, ठीक है, ये क्यूब दे रखा है। अब इस क्यूब में से क्या बोल रखा है कि एक हेमिस्फेरिकल, इस तरीके से ये पार्ट जो है वो अलग कर रखा है, तो क्या क्या आएगा, एक तो 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो बेस एरिया होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें से क्या करना पड़ेगा, ऊपर का पार्ट जो है रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर साइन का आएगा, यहाँ पे साइन आएगा का माइनस का, ठीक है। तो एक तो इसमें वैल्यू रखनी है अपन को। अब क्वेश्चन जो अपन को पहले दे रखा था, जैसे बुक में दे रखा वहां पे 7 दे रखा है हाईएस्ट डायमीटर, यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम द क्यूबिकल बॉक्स सच एज द 7, देखो डायमीटर उसमें 7 था, यहाँ पर 14 दे रखा है, तो रेडियस जो है वो क्या आ जाएगी 7 आएगी इसकी। r इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 7, साइड जो है a वो कितनी आएगी 14, इसको कैलकुलेट करना है। देखो तो ये 6 साइड की जगह पर 14 लिखेंगे, तो ये 14 का स्क्वायर
यहाँ से एक पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो पाई जो है वो 22/7 और आर की जगह पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करना है। तो ये देखो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में थी नहीं। 6 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस ये इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154 होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाए, ज्यादा बड़ा नहीं था। चलो नेक्स्ट में बोल रखा है कि ये जैसे बोल रखा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। बुक ये जो क्या कहते हैं पेन स्टैंड का, इसमें फोटो नहीं दे रखा, डायग्राम नहीं दे रखा, बाकी जैसे बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो ये क्यूबॉइडल हो गया एक तरीके से, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक, और जो है इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 और डेप्थ दे रखी है कितनी, ये यहाँ पे देखो ये रेडियस होगी, ये इसकी हाइट होगी। तो वॉल्यूम ऑफ जो अपने पास वो बचेगा, ये रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड द एंटायर पेन स्टैंड। ठीक है, तो पेन स्टैंड वाला ही क्वेश्चन है, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं आपको। इसके अंदर अपन को क्या करना था, ठीक है, जैसे ये क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया अपने पास ये, तो इस तरीके से ये पेन स्टैंड बने हुए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करना था अपन को किसको, जैसे क्या शेप बन रही है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से किसको अपन काट रहे हैं, द पेन स्टैंड वुड द शेप ऑफ द क्यूबॉइड इन द फोर कोनिकल डेफिनेशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ कोन अपन को जो है वो माइनस करना है, और कितने माइनस करने हैं, कितने सारे बन रहे हैं इसके अंदर 4, तो ये हो गया क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करना है किसको, 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो क्या हो गया, ये L इंटू बी इंटू क्या हो गया H माइनस ये 4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसके अंदर वैल्यू रखनी है बिल्कुल, तो इसके अंदर वैल्यू रखनी है। तो L इंटू बी इंटू H तो क्या है, देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है अपन को, क्या क्या दे रखा है 15, 10 और 3.5। तो ये तो हो गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये 4/3 पाई जो है क्या हो गया 22/7 इंटू रेडियस जो दे रखी है, देखो क्या दे रखी है रेडियस 0.5, तो रेडियस क्या हो जाएगी ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू h जो दे रखी है, डेप्थ दे रखी है इसकी कितनी 1.4, इसको अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आप देख लेना आगे। चलो अब आता है अपने पास लास्ट क्वेश्चन है एक तरीके से, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में भी एक पार्ट में तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्टेन रिप्रेजेंटिंग द मेजर करेक्ट द नियरेस्ट इन द डेटा ऑब्टेन। एक तो मोड फाइंड आउट करना है, देखो ये रहा क्वेश्चन का। अब आप इसको यूं समझो कि अगर ये मोड फाइंड आउट करना है तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतने इजी क्यों दे रखा है। अब इजी इसलिए दे रखा है कि यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना बेटा, ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर आपने इसको बिना रेगुलर करा क्वेश्चन को अटेन किया है तो वो क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पहले इस फ्रीक्वेंसी को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें अपन को स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी स्टूडेंट होगा किसको ऑप्ट करेगा, वो मोड वाले पार्ट को, और मोड वाले पार्ट को ऑप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, मिस्टेक करेगा। और ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने क्या करा है वो तो आप ही जानो, पर यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से अपन इस फ्रीक्वेंसी को रेगुलर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अपन को दे रखा है कहां से 118 से, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 117.5 से 126.5। ठीक है, अब बुक में था ऐसा क्वेश्चन, पर उस वाले क्वेश्चन में अपन को मीन फाइंड आउट करना है, मोड नहीं फाइंड आउट करना था, और हो सकता है शायद मोड ही पता करना, मुझे गलत ध्यान रह गया होगा। तो ये अगला जो है ये 135.5 है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 126.5, फिर ये 135.5 से अगला है 144.5, तो ये 144.5, फिर अगला 144.5 से क्या हो गया
153.5 153.5, फिर अगला क्या होगा 153.5 से जो लास्ट वाली वैल्यू है 162.5। तो ये तो हो गया, अपने टेबल को पहले इंटरवल को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, 3 5 12, ये है 3 5 12, ये 6 और 4 ये दे रखा है। तो इसके बाद देखो क्या हो गया, ये 3 5 12 6 और 4 दे रखा है। तो ये 3 5 12 6 और 4, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मोड जो है ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो टेबल को जो है पहले आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम है कितना 12, तो ये तो हो गया क्या f0, ये हो गया f1 और ये हो गया f2। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू जो होगी उसकी l की वैल्यू होगी लोअर लिमिट, मतलब जैसे ये मोड इज इक्वल्स टू क्या हो गया l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा, ये h आ जाएगा। अब वैल्यू रखनी है इसके अंदर, तो l तो कितना हो गया, ये 135.5 प्लस f1 कितना है 12 है, माइनस f0 कितना है 5 इंटू ये 2 इंटू यहाँ पर ये 12 माइनस f0 5 माइनस ये कितना है 6, और साथ में h, इनके बीच का जो डिफरेंस है देखो कितना होगा 144.5 में से 135.5 निकालना है, तो ये तो 0 हो गया 9 का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना अपन को। तो बाकी तो देखो मेथड जो है वो इस टाइप से होगा, इसे मैंने आपको क्वेश्चन को सोल्व करा दिया। ठीक, तो ये था अपना आरबीएससी बोर्ड का सैंपल पेपर नहीं, पूरा बोर्ड का पेपर। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाया है। और देखो आप मैच करके देखना कितने क्वेश्चन आपने सोल्व करे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो निशांस डिजिटल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, निशांस की ऐप जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस वहां पे उन्होंने सोल्व किए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है एज इट इज जो है आपके बोर्ड के पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आगे के भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता है निशांस डिजिटल। ठीक है, थैंक यू।